दोस्तों 246वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने के लिए कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वसीम भाई और चंदन ने ट्रक को ट्रैक कर लिया था जिसमें वही मर्सिडीज खड़ी थी जिसमें माही को उठाकर लेकर आया था, और लेकिन अभी भी उनको माही का कुछ पता नहीं चला था। वहीं आदित्य और शिवानी राधिका को लेकर दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। इसी बीच अंजलि को भी टीना की चाल के बारे में पता चल गया था। वो आगोश में आ गई थी और राघव के साथ मिलकर टीना की चाल का पर्दाफाश करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सिंधु और बिंदु को युवराज पर शक हो रहा था। वो टीना के साथ मिला हुआ, लेकिन युवराज किसी भी तरीके से शादी रोकना चाहता था। वो अपने कमरे में बैठा माही को याद कर रहा था। वो याद करने लगा कि कैसे माही उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी बारिश में भीगते हुए बातें करना तो कभी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हंसी मजाक करना। माही की हंसी उसके जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन थी। एक दिन जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, माही ने उसकी तरफ देखा और कहा था, युवराज, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था, तुम्हें भूलना मेरे लिए नामुमकिन होगा माही। तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। माही की जिंदगी जैसे ही संवरने लगी थी वैसे ही एक हादसे ने युवराज से हमेशा के लिए उसे छीन लिया था। युवराज की आंखें खुली तो खुद को फिर से अपने कमरे में बैठा हुआ पाया। उसके चारों ओर शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो इस शादी को रोक सकता है? क्या माही के बिना जीना उसके लिए मुमकिन था? तभी दरवाजे पर किसी की आहट आई। युवराज ने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि माही की यादें उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। युवराज ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर काव्या खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता और प्यार का मिश्रण था। युवराज ने जबरदस्ती मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द साफ नजर आ रहा था। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हल्की आवाज में कहा, युवराज, कब तक इस तरह बैठे रहोगे? हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मान लो माही अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें यकीन करना ही होगा जो हुआ, और उसके आगे का रास्ता भी तुम्हें तय करना होगा। और देखो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी लड़की टीना ही है। वो समझदार है, सुलझी हुई है, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। युवराज ने धीरे से सिर झुका लिया। वो अपनी बहन की बातें सुन रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। टीना को लेकर उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। माही की यादें उसकी धड़कनों में बसी हुई थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इस शादी के लिए क्यों तैयार हो रहा है। ये शादी उसकी नहीं थी, ये तो उसकी जिंदगी का एक अजीब समझौता था जिसमें उसका दिल कहीं शामिल नहीं था। उसे नहीं पता था कि माही जिंदा है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि माही अब भी इस दुनिया में नहीं रही। उसकी धड़कनें चीख चीख कर कह रही थी कि माही कहीं ना कहीं तो जरूर है, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं था। और फिर जो बीत चुका था, क्या वो वापस आ सकता था? वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी काव्या ने अंदर दो नौकरों को बुला लिया। उनके हाथों में एक नई शेरवानी थी। काव्या ने इशारे से उन्हें शेरवानी रखने को कहा और फिर दरवाजे से बाहर जाने का इशारा किया। नौकरों ने शेरवानी रखने के बाद बिस्तर पर रख दी और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, ये तुम्हारी शेरवानी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अगले 1 घंटे में शादी की रस्में शुरू होने वाली है। पंडित जी तुम्हें बुलाने वाले हैं। युवराज ने बस पलकों को झुकाकर सहमति में सिर हिला दिया। काव्या को लगा कि उसकी बात का असर हो गया है और वह संतोष से कमरे के बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, युवराज की नजरें बेड पर रखी हुई शेरवानी पर टिक गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और शेरवानी को अपने हाथों में उठा लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब माही के साथ वो शादी करने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माही कितनी खुश थी उस दिन। उसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था और उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। और आज उसकी जगह कोई और ही थी, और एक ऐसी लड़की जिससे वो दिल से प्यार नहीं करता था। उसकी आंखें भर गई और हाथ कांपने लगे। माही, तुम हो कहां? क्या तुम सच में चली गई हो? अगर हाँ तो ये मेरी सांसें क्यों चल रही? क्यों आज भी तुम्हारा हर लम्हा मेरे दिल में धड़कता है? वो खुद से मन ही मन सवाल करने लगा। उसने धीरे से शेरवानी को अपने पास किया और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। वही समय और जब माही उसके साथ बालकनी में खड़ी होती थी, खिलखिलाते हुए कहती थी, युवराज, ये शाम कितनी खूबसूरत लगती है ना। अगर हम यूं ही साथ रहे तो हम हर शाम हमारी जन्नत जैसी बनेगी। युवराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो आज भी माही के बिना था और आज की शाम उसे जन्नत नहीं बल्कि एक काले अंधेरे की तरह लग रही थी।
वो बेबस था, उसे ये शादी रोकनी थी, लेकिन कैसे? युवराज जब अपने कमरे में अकेला था, उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में गहरा उलझन और दर्द था। आज उसकी शादी होने जा रही है और उसकी हालत ऐसी थी कि उसे कुछ भी ठीक से महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लाल और थकी हुई थी। उसका मन अंदर ही अंदर किसी अजनबी और अनजानी बेचैनी से घिरा हुआ था। उसके मन में बार बार कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब सही हो रहा है? आंखों में सामने बार बार माही का चेहरा घूम रहा था। उसकी प्यारी यादें उजकड़े हुए थी। माही से किए गए वादे और आज की सच्चाई के बीच उसे अपना रास्ता धुंधला नजर आ रहा था। तभी अचानक युवराज की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। उसे कुछ याद आया। हाँ, मैंने अपने कमरे में एक सफाई कैमरा लगवाया था। अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो जरूर उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। कमरे के बाहर से छोटा सा एक स्पाई कैमरा उसने कभी लगाया था। उसके वो याद आ गया। युवराज को ध्यान आया कि उस रात जब उसके और टीना के बीच वो हादसा हुआ था, उसे कुछ अजीब लगा था। वो जानता था कि उसने टीना के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन टीना का आरोप उस पर भारी था। उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा, कहीं टीना के साथ किसी और ने तो कुछ नहीं किया। उसके दिमाग में शक के बादल छाने लगे। बिना देरी किए वो भागता हुआ कमरे के बाहर गया और जल्दी से ऊपर के कोने में लगा स्पाई कैमरा निकाल कर लिया और सीधा अपने लैपटॉप के पास गया और कैमरे की फुटेज देखने लगा। अब सच सामने आएगा। उसकी उंगलियां कपकपा रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। धीरे धीरे वो रात की फुटेज खंगालने लगा। वही रात जब टीना ने आरोप लगाया था कि युवराज ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। जैसे जैसे फुटेज में वो रात देखनी शुरू की, धड़कनें उसकी तेज हो रही थी। पहले देखा कि कैसे सबरा कमरे में अंदर आई, फिर उसने उसके लिए जूस का गिलास टीना को दिया। टीना ने दरवाजा बंद कर दिया। अब तक सब कुछ ठीक था और उसे सब कुछ याद भी था। युवराज ने ध्यान से देखा। हाँ, ये इतना तो मुझे भी याद है। अब फुटेज और आगे बढ़ी। युवराज की आंखें चौड़ी होती चली गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उसके होश उड़ा देने वाला था। फुटेज में दिखा कि थोड़ी देर बाद टीना ने अचानक दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। क्या? युवराज स्क्रीन के और करीब गया। उसने देखा कि टीना लगभग 5 मिनट तक बाहर ही थी, फिर वापस कमरे में आई। ये देखकर युवराज के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। पर टीना ने तो कहा था कि वो पूरे समय बेहोश थी। अगर वो बेहोश थी तो बाहर कैसे जा सकती है? आखिर टीना बाहर क्यों गई थी? युवराज का दिमाग तेजी से सोचने लगा। ये समझ नहीं आ रहा था कि टीना ने ऐसा क्यों किया। अगर टीना ने उसके साथ कुछ नहीं किया तो फिर उस रात असल में हुआ क्या था? क्या सच में टीना के साथ कोई और था या कोई साजिश ही थी? अब उसका दिमाग और तेज चलने लगा था, लेकिन फिर भी एक सवाल जस का तस था। आखिर उस रात हुआ क्या था? युवराज ने कुछ देर के लिए स्क्रीन को बंद किया और अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। क्या मैं किसी बहुत बड़े धोखे में फंस गया? उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। नहीं, मुझे अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। युवराज की आंखें अब शक के में आ गई थी और वह किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले और सबूत जुटाना चाहता था। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत टीना से जाकर पूछे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसके दिल में टीना के लिए दया और सहानुभूति थी। मैं उससे सीधे सवाल नहीं कर सकता। अगर मैंने उससे पूछा तो समझेगी कि मैं उस पर शक कर रहा हूं, युवराज ने खुद से ही कहा। युवराज के मन में चल रहे युद्ध ने उसे एक तरफ माही की यादें भी सता रही थी, दूसरी तरफ टीना के साथ हुए हादसे की सच्चाई का पता लगाना उसके लिए जरूरी था। फुटेज देखने के बाद युवराज का दिमाग पूरी तरह से उथल पुथल में मच गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस किस पर विश्वास करे और किसे दोषी माने। दिल कहता है कि माही से सच्चा प्यार करता है और टीना के साथ अन्याय नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि इस पूरी घटना के पीछे कुछ ऐसा था जो अब तक समझ नहीं पाया गया था। युवराज ने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा। उसे टीना के गुनहगार को पकड़ना था, लेकिन कैसे? यही सवाल था और उलझ रहा था। युवराज के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मुझे और सबूत चाहिए। मुझे उस रात का सच जानना ही होगा। अब उसका दिल और दिमाग दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे थे। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह एक दर्द संकल्प था। युवराज ने अपने फोन में फुटेज सेव कर ली और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगा। अब मुझे इस सबरा से बात करनी होगी। मुझे उससे और जानकारी चाहिए और मुझे टीना के बाहर जाने का कारण भी पता करना होगा, उसने खुद से कहा। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और उलझन थी। उसे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। क्या वो शादी को रोक पाएगा और क्या वो असली गुनहगार को पता कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, आज होली का त्योहार है, तो होली के त्योहार पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के इस त्योहार में आप अपने जीवन में नए नए रंग लेकर आएं और नए नए रंगों के साथ अपनी जिंदगी को भी रंगीन बना लें।
और दोस्तों अपने सुकून एफएम चैनल के भी जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। जितना हो सके उतना कहानी को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि अपने चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 247वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अभी भी उलझनों में ही उलझा हुआ था। कैमरे में देखी गई फुटेज उसके मन को और ज्यादा बेचैन कर रही थी, लेकिन वो फुटेज अधूरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पहेली का सही उत्तर है क्या। तभी वो सोच रहा था और दरवाजे पर आहट हुई। युवराज की तंद्रा भंग हो गई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। सामने सिंधु खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, मानो कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, हाँ सिंधु, बताओ क्या बात है। सिंधु ने कुछ देर तक उसकी गहरी नजरों में देखा, फिर हल्की सी कड़वाहट भरी आवाज में बोली, सीनियर, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, जल्दी से तैयार होकर मंडप में आ जाइए। सिंधु के लहजे में एक शक्ति थी, एक तलकी थी, मानो युवराज से कुछ छिपा नहीं रही थी, बल्कि उसे जताने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके मन की उथल पुथल को भांप चुकी है। युवराज को उसकी आंखों में एक हल्का सा संदेह और नाराजगी दिखी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अभी उतनी उलझनों में था और किसी और के भावनाओं को समझने का समय नहीं था। उसे बस इतना ही बोल पाया, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं। सिंधु कुछ देर तक उसे देखती रही, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसने बिना कहे वहां से वो चली गई। युवराज ने गहरी सांस ली और वापस अपने बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रखी हुई वो चमचमाती नई शेरवानी सामने दिखी। जब उसने माही के लिए वो शेरवानी पहनी थी, तब उसका दिल कितना खुशी से धधक रहा था। आज वही दिल भारी लग रहा है, लेकिन जैसे ये रिश्ते की कोई सच्चाई नहीं, कोई अपनापन नहीं। उसने बिना मन के शेरवानी उठाई और धीरे धीरे पहनने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो हर बटन बंद करते समय उसकी आत्मा चिल्ला रही हो कि वो कुछ गलत कर रहा है। आंखों में एक उदासी थी और एक खोखलापन। शेरवानी पहनने के बाद खुद को शीशे में देखा और चेहरे पर एक नकली मुस्कान लेकर आया, जिसे देखकर शायद कोई भी कह सकता है कि वो खुश नहीं। होठों पर एक हल्की सी फुसफुसाहट आ गई, माही, अगर तुम आज होती तो सब कुछ कितना अलग होता। खुद से ही युवराज बुदबुदाया। कुछ देर खुद को ही निहारता रहा, फिर आखिरकार गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उधर टीना अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अजीब सी खुशी, जिसे वो शब्दों में बयां करना मुश्किल ही था। उसकी शादी आज युवराज से होने जा रही थी। वो यही सपना था जिसे उसने बरसों में अपनी आंखों में बसा लिया था, और आज वो सपना हकीकत बनकर उसके सामने आ गया था। बस कुछ ही देर में मैं मिसेज टीना युवराज सिंघानिया बन जाऊंगी। उसने अपने मन में सोचते हुए हल्की सी मुस्कान दी और खुद को शीशे में देखने लगी। उसके होठ गुलाबी लिपस्टिक से सजे हुए थे, आंखों में गहरा काजल था और माथे पर एक सुंदर सी बिंदी। उसके चेहरे की आभा किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। कमरे में 2 लड़कियां उसे तैयार करने में लगी हुई थी। एक उसके बाल सजा रही थी तो दूसरी उसकी ज्वेलरी ठीक कर रही थी। टीना मैम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एक लड़की ने उसकी तारीफ की तो टीना हल्के से मुस्कुरा दी। क्या खूबसूरती से शादी का कोई लेना देना होता है? उसके मन में एक ख्याल आया, लेकिन उसने तुरंत ही उसे झटक दिया। आज उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, ना ही कोई उलझन थी। जो वो चाहती थी वही हो रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज का अफसोस था। ये शादी उतनी भव्य नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसने कल्पना की थी कि उसकी शादी किसी बड़े महल के जैसे हॉल में होगी, चारों तरफ चकाचौंध होगी, मीडिया से लेकर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून वहां आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यह शादी बहुत ही साधारण तरीके से हो रही थी और यही बात टीना के दिल को चुभ रही थी। उसने अपने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ये शादी इतनी साधारण तरीके से हो रही है, कम से कम थोड़ा तो ग्रैंड होना चाहिए था। लड़कियां उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। टीना ने गहरी सांस ली और फिर खुद को शीशे में देखने लगी। वो जानती थी कि शादी के बाद ये सब कुछ अपने हिसाब से बना लेगी। शादी चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसके बाद सिंघानिया हाउस की असली रानी तो मैं ही बनूंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक खुशी की थी और जीत की। उधर रात का अंधेरा दिल्ली के सड़कों पर पसरा हुआ था, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जैसे ही आदित्य और शिवानी का प्राइवेट जेट लैंड हुआ, उनके साथ बैठी राधिका की हालात नाजुक थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही वीरता की झलक थी। जेट का दरवाजा खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। बाहर पहले से ही दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस खड़ी थी। लाल और नीली बत्तियों की चमक के बीच एम्बुलेंस के सायरन की हल्की हल्की आवाज माहौल को और गंभीर बना रही थी। जैसे ही वो लोग नीचे उतरे, राधिका को धीरे से बाहर निकाला गया। उसका चेहरा जख्मी था, पर उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी और दर्द था। हवा में हल्की ठंडक, लेकिन शहर की भागदौड़ के कारण वातावरण में भारीपन महसूस हो रहा था।
आदित्य ने एक बार फिर राधिका के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। शिवानी, जो अब तक काफी शांत थी, उसने धीरे से राधिका का हाथ थाम लिया और उसके कान में फुसफुसाई, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, बस थोड़ा और सब्र करो। आदित्य ने जल्दी से स्ट्रेचर को निकाला और डॉक्टरों की मदद से राधिका को उस पर लिटा दिया। उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव दिख रहे थे। उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी और मुंबई के डॉक्टरों ने उसे जल्दी बेसिक ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन फिर भी उसकी त्वचा इतनी नाजुक थी कि हल्की सी हवा या गर्मी से असहनीय दर्द दे सकती थी। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा, आदित्य ने घबराई हुई आवाज में ड्राइवर से कहा। जैसे वे एम्बुलेंस में बैठे, ड्राइवर ने एम्बुलेंस तेजी से एयरपोर्ट से बाहर निकाली, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर आज कुछ अलग ही नजारा था। आम दिनों की तुलना में ट्रैफिक 3 गुना ज्यादा था और गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की तेज आवाजें और धुएं की मोटी परतें पूरे माहौल को धुंध भरा बना रही थी। राधिका की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा और उसकी आंखें दर्द से सिकुड़ने लगी। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके गालों को छूती, वो दर्द से चीख पड़ी और उसका चेहरा तड़प उठा। उसकी सांसें तेज हो गई और जोर जोर से हाँफने लगी। शिवानी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और चेहरे पर जलन हो रही है। आदित्य, कुछ तो करो, मुझे इस दर्द से बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। दर्द की तड़प उसके चेहरे पर अलग ही झलक रही थी। आंखों में खौफ और असहनीय पीड़ा थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस उसके लिए जहर बन रही हो। शिवानी ने घबराकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने तुरंत एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर की तरफ देखा और चिल्लाया, डॉक्टर, जल्दी कुछ कीजिए ना, वो दर्द और सहन नहीं कर पा रही है। डॉक्टर ने बिना समय गंवाए ऑक्सीजन मास्क निकालकर राधिका के चेहरे पर लगा दिया। गहरी सांस लो राधिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यह तुम्हारी तकलीफ को कुछ कम करेगा, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा। राधिका ने मास्क के अंदर से गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली की भारी ट्रैफिक और प्रदूषण की वजह से एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ गाड़ियों का धुआं भरता जा रहा था। वो अपना चेहरा दोनों हाथों से जोर जोर से रगड़ने लगी, मानो दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बुरी तरह से तड़प रही थी। शिवानी, शिवानी, मुझे बहुत जलन हो रही है, मेरी स्किन जल रही है। शिवानी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने तुरंत राधिका के हाथ पकड़ लिए ताकि वो अपना चेहरा और जख्मी न कर ले। राधिका, राधिका, प्लीज शांत हो जाओ, डॉक्टर देख रहे हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन राधिका की तकलीफ कम नहीं हो रही थी। हर सांस उसके लिए नया संघर्ष बन गई थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे और चेहरे पर तकलीफ की लकीरें गहरी होती जा रही थी। शिवानी ने घबराकर डॉक्टर की तरफ देखा। कुछ नहीं किया जा सकता क्या? उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। हमें उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। आदित्य को ऐसा लग रहा था कि वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखें बेचैन हो गई थी और उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर जल्दी करो, चाहे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पड़े तोड़ दो, हमें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना ही होगा। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर जोर दिया, लेकिन दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तेजी से निकल पाना इतना आसान नहीं था। हर तरफ गाड़ियां थी और हॉर्न की आवाजें माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रही थी। ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस रुक रुक कर चल रही थी। हर झटका, हर रुकावट राधिका के दर्द को और बढ़ा रहा था। वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगी, उसके नाखून उसके हथेलियों में धंसने लगी, पर दर्द का एहसास इतना गहरा था कि ये सब उसके सामने फीका पड़ रहा था। दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। क्या वो बच पाएगी? क्या उसका चेहरा पहले जैसा हो सकेगा? क्या फिर वो आईने में खुद को देख सकेगी? उसके चेहरे में एक तूफान उमड़ रहा था, पर उसके होठ छिले हुए थे। शिवानी ने उसके आंखों में झांका और हल्के से उसके हथेली को दबाया। हम तुम्हारे साथ है राधिका, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत मत हारो, बस हम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच ही रहे हैं। पर उसकी आंखों में खुद आंसुओं से भर गई थी। राधिका का दर्द अब और बढ़ने लगा था। उसने गहरी चीख मारी, शिवानी, पानी, मुझे पानी, पानी चाहिए मुझे। पर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी, वो खुद भी उसे सुन नहीं पा रही थी। आदित्य ने जल्दी से बोतल खोली और डॉक्टर की इजाजत लेकर राधिका के होठों से पानी लगाया, लेकिन दर्द और जलन इतनी तेज थी कि पानी भी उसे राहत नहीं दे सका था। एम्बुलेंस में मौजूद सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गई। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा जाए। क्या होगा दोस्तों आगे? क्या राधिका को आदित्य और शिवानी टाइम रहते ही हॉस्पिटल पहुंचा देंगे या फिर वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों 248वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आदित्य से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने फिर से ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। हम कुछ नहीं कर सकते सर,
ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ज्यादा हमने अगर कोशिश की तो हम और ज्यादा फंस जाएंगे। ड्राइवर ने निराश होकर कहा। आदित्य का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने झटके से फोन निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल मिलाया। मैं आदित्य बोल रहा हूँ, हमें दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर चाहिए। हमारी एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है और मरीज की हालत बहुत गंभीर है। ऑफिसर ने तुरंत जवाब दिया, हमें आपकी लोकेशन मिल गई है सर, हम तुरंत ट्रैफिक क्लियर करवाते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने एक्शन लिया और रेड लाइट्स पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने गाड़ी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एम्बुलेंस को आगे बढ़ने का रास्ता मिलने लगा, लेकिन राधिका की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जा रही थी। डॉक्टर ने चिंता से कहा, देखिए हमें जल्दी से पहुंचना होगा, उसका ब्लड प्रेशर में गिरावट आ रही है। आदित्य ने राधिका की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था और सांसें हल्की हल्की होने लगी थी। नहीं राधिका, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। शिवानी का मन भी घबराहट से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस कुछ मिनट और राधिका, बस थोड़ी देर और, हम पहुंचने ही वाले हैं। उसने राधिका को दिलासा देने की कोशिश की। अब रास्ता खुलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब वो लोग हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे तो डॉक्टर पहले ही स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। जल्दी जल्दी, मरीज की हालत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा और राधिका को अंदर लेकर जाने लगे। आदित्य और शिवानी भी दौड़ते हुए अंदर गई। राधिका की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। राधिका प्लीज आंखें मत बंद करो, तुम ठीक हो जाओगी, आदित्य ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन राधिका की आंखें धीरे धीरे बोझिल हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर गई और आदित्य और शिवानी बाहर ही खड़े रह गए। उनके चेहरे पर घबराहट और डर के मिले जिले भाव उभर आए थे। उधर सिंघानिया हाउस आज रोशनी से जगमगा रहा था। घर के हर कोने में फूलों की महक थी, रंग बिरंगी लड़ियों से चमक उभर रही थी और चारों ओर शादी की रस्मों की गूंज थी। लेकिन इस रोशनी और चकाचौंध के बीच एक दिल जो अंधेरे में डूबा हुआ था, युवराज का दिल था। मंडप के पास बैठा युवराज उस पवित्र अग्नि को देख रहा था जो उसे और टीना के विवाह का साक्षी बनने वाली थी। पवित्र मंत्र पढ़े जा रहे थे, परिवार वाले खुशी से रस्में निभा रहे थे, लेकिन युवराज का मन बेचैनी से भरा हुआ था। उसका दिल पल पल बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं माही के साथ धोखा तो नहीं कर रहा? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यही सही है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो चाहकर भी खुद को इस रिश्ते में बांधने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। युवराज की नजरें अग्निकुंड में जलती लपटों पर टिकी। उन लपटों में उसे अपना अतीत दिख रहा था। माही की हंसी, उसकी आंखों की मासूमियत, उसकी नटखट बातें और सब कुछ जैसे धुएं की तरह उसके सामने घूम रही हो। माही, अगर आज तुम यहाँ होती तो मुझे कभी यह सब ना करना पड़ता। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। पंडित जी रस्मों की प्रक्रिया बता रहे थे, लेकिन उसके कानों तक कुछ भी नहीं आ रहा था। दूसरी ओर टीना एक खुश दुल्हन, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, आंखों में चमक थी और अपने लाल जोड़े को उसने थोड़ा सा ठीक किया और कनखियों से युवराज की ओर देखा। उसे गर्व महसूस हो रहा था कि आखिरकार वो मिसेज युवराज सिंघानिया बनने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि युवराज के दिल में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। युवराज ने एक नजर अपने परिवार पर डाली। काव्या, उसकी बड़ी बहन, प्यार से उसकी ओर देख रही थी। उसे यकीन था कि टीना ही युवराज के लिए सही लड़की है। टीना की माँ और पिता भी संतुष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन युवराज जानता था कि उसके भीतर एक तूफान चल रहा है। पंडित जी ने आगे कहा, दूल्हा दुल्हन अब जयमाला की रस्म पूरी करें। युवराज को लगा कि जैसे किसी ने उसके पैरों तले की जंजीर से उसके पैर कस दिए हों। उसने भारी मन से जयमाला उठाई और टीना के गले में डाल दी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। टीना ने अपनी जयमाला पहनाई और मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन युवराज का मन अब भी घबराया हुआ था। उसने अपने ही हाथों को देखा। वो सोचने लगा, क्या ये वही हाथ जो माही का हाथ थामने के लिए बने थे? क्या ये वही हाथ है जिन्होंने माही के साथ जिन्हें मरने की कस्में खाई थी? फेरों का समय आ गया था। युवराज को ऐसा लगने लगा जैसे हर कदम के साथ वो माही की यादों को से दूर होता जा रहा है। पहला फेरा, क्या यही मेरी किस्मत थी? दूसरा फेरा, क्या माही सच में इस दुनिया में नहीं रही? तीसरा फेरा हुआ, अगर वो जिंदा होती तो। चौथे फेरे में उसे याद आ गई, कहीं मैं उसे स्वीकार न कर पाऊंगा। पांचवें फेरे में, क्या मैं किसी और को माही की जगह दे सकता हूँ? क्या यह शादी सच में मेरी खुशियों की चाबी बनेगी? और सातवें फेरे में उसे महसूस हुआ कि क्या वो अभी इसे रोक सकता है। हर फेरे के साथ उसकी आत्मा तड़प रही थी। जब पंडित जी ने युवराज से कहा कि वो टीना की मांग में सिंदूर भरे, तो पंडित जी ने कहा, जजमान, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। युवराज के हाथ ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने अचानक माही का चेहरा आ गया। यादें बवंडर की तरह उसके भीतर उमड़ने लगी।
वही क्षण जब उसने अपने इन्हीं हाथों से माही की मांग में सिंदूर भरा था, जब माही की आंखों में अनगिनत सपने थे और जब उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। लेकिन अब वही हाथ किसी और के नाम की लकीरें खींचने जा रहा है। उसके हाथ कांप गई। सिंदूर की डिब्बी पकड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ में जंजीर डाल दी हो। वो भीतर तक सिहर उठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। उसने अपने हाथों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे जड़ हो गए। पंडित जी ने फिर कहा, जजमान, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरें। परिवार की नजर उस पर टिक गई थी, लेकिन युवराज के कानों तक वो आवाज पहुंची नहीं थी। वो अपने बीते दिनों में खोया हुआ था, जहां माही उसके साथ थी और वो खुश था। तभी एक हलचल हुई। मंडप के दरवाजे पर एक अनचाहा मेहमान अंदर आ गया। जैसे ही सभी की नजर उस पर पड़ी, पूरा माहौल एक पल के लिए जम सा गया था। हैरानी, गुस्सा, अविश्वास, सबके चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए थे। ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि कपूर आ गई थी। अंजलि की एंट्री में पूरा माहौल एक पल के लिए जम सा गया था। युवराज की नजरें भी उसकी ओर उठी। उसकी आंखों में नाराजगी और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उसके भीतर एक जलता हुआ लावा भड़कने लगा। ये वही अंजलि थी जिसकी वजह से माही उसकी जिंदगी से चली गई थी, जिसकी वजह से वो आज इस मंडप में बैठा था और जिसके कारण उसे इस शादी के बंधन में बंधना पड़ रहा था। उसके जिंदगी को तबाह करने वाली माही से उसे अलग करने वाली अंजलि आज यहाँ क्या करने आई थी? ये देखते ही युवराज के अंदर दर्द गुस्से में बदल गया। वो जानता था कि अंजलि के लिए यह शादी एक मौत की खबर थी और उसे यकीन था कि उसे इस शादी में खलल डालने की जरूरत ही पड़ेगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए, झटके से टीना की मांग में सिंदूर भर दिया। मंडप में बैठे सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही युवराज ने अंजलि की ओर देखा, वो हंस रही थी, एक ठंडी साजिश भरी हंसी। तभी उसके पीछे दो आदमी अंदर आए। उनके हाथों में एक बड़ा सा गिफ्ट था। सभी की नजरों में संदेह था। युवराज की मुट्ठियां भींच गई। उसने महसूस किया कि शादी जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं, और अंजलि की यह हंसी, यह गिफ्ट कुछ न कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ ऐसा जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। अंजलि ने युवराज और टीना को अपना गिफ्ट सौंपा। हर किसी की नजरें उनके चेहरे पर टिक गई, खासकर युवराज की। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ युवराज की आंखों में झांकते हुए कहा, बधाई हो युवराज। तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं तुम्हें और टीना को अलग करूं। मैं बस यहाँ कहने आई हूँ कि मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम कभी मेरे नहीं हो सकते, और जो मैंने तुम्हारे और माही के लिए किया था वो बहुत गलत था। आज मैं उसी के लिए माफी मांगने आई हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे, और मेरी हरकतों की वजह से जो तुमने कपूर परिवार का बिजनेस तबाह किया, उसमें भी थोड़ी नरमी लाओगे। सारे मेहमान एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंजलि इतनी आसानी से अपनी गलती मान लेगी। टीना के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, लेकिन उसके भीतर एक डर की लहर उठ चुकी थी। उसे अंजलि की यह शांति हजम नहीं हो रही थी। युवराज के माथे पर बल पड़ गई। उसे अब भी अंजलि पर भरोसा नहीं था। उसकी मुट्ठियां कसकर भिज गई। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके कानों में एक माही की बात गूंजी, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। माफी देने वाले का साथ तो भगवान भी देते हैं। युवराज के भीतर एक अचानक युद्ध शुरू हो गया। क्या वो अपने गुस्से को छोड़कर अंजलि को माफ कर सकता है? क्या उसे इस सब के पीछे कोई चाल नजर आ रही थी, या सच में अंजलि बदल चुकी थी? कुछ पलों की गहरी सोच के बाद युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है अंजलि, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अंजलि ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो युवराज को असहज कर रहा था। और फिर वो टीना की ओर मुड़ी और हाथ बढ़ाकर उसे बधाई थी। टीना ने मजबूर होकर उसका हाथ थामा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब अंजलि ने उसे गला लगाया, तभी उसने धीरे से टीना के कान में फुसफुसाया, मैं जानती हूँ कि तुमने युवराज के साथ क्या किया, कैसे उसे ड्रग देकर बेहोश किया, और अब देखना है कि मैं क्या करती हूँ। ये सुनते ही टीना का शरीर कांप उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। उसने धीरे से अंजलि को खुद से अलग किया, लेकिन उसका चेहरा फीका पड़ चुका था और सांसें तेज हो गई थी। अंजलि के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो एक विजेता की तरह पीछे हटी और ठाठ से वहां से निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी हलचल छोड़ दी जो टीना और युवराज की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाली थी। अब क्या करेगी टीना? क्या टीना इससे निकल पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 249वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंजलि के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वो एक विजेता की तरह पीछे हटी और ठाठ से वहां से निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी हलचल छोड़ दी जो टीना और युवराज की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाली थी। टीना को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर कांप रहे हैं।
उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अंजलि की बातों में उलझ गया था। युवराज, जो अब तक अंजलि के अचानक आए इस व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने टीना के चेहरे को गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में घबराहट झलक रही थी। युवराज को यह बहुत अजीब लगा। टीना, तुम ठीक तो हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। टीना ने तुरंत सिर हिलाकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन युवराज को उसका जवाब अधूरा लगा। वो कुछ और पूछता इससे ही पहले वहां परिवार के लोग उनकी शादी की बधाइयां देने के लिए आगे आ गए। लेकिन इस सब के बीच टीना का मन अनगिनत सवालों से भर गया था। क्या अंजलि सच में सबको बता देगी? क्या युवराज को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या युवराज उसे कभी माफ करेगा? इधर अंजलि अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपने फोन को निकाला और किसी का नंबर डायल किया। सब तैयारी हो गई? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दूसरी तरफ से किसी ने जवाब दिया। हाँ, बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। अंजलि ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, अब खेल शुरू करना ही होगा। इसी बीच शहर के एक कोने में मेरिटन होटल में पेंट हाउस में एक रहस्यमय साजिश का ताना बना बुना जा रहा था। कमरा भारी पर्दों से ढका हुआ था और जिसमें बाहर की रोशनी अंदर कम ही आ रही थी। मेज पर फैली महंगी शराब की बोतलें और सिगार का धुआं इस माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। मुकुल सिंघानिया एक आलीशान सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी साजिश की चमक थी। सामने बैठा समीर सिकंदर, जो इस दुनिया का एक नामी अपराधी था और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। पहला प्लान तो फेल हो चुका। युवराज अभी भी जिंदा है और सिंघानिया ग्रुप भी पहले जैसा मजबूत बना हुआ है। हमें इस बार ऐसी चाल चलनी होगी और दोबारा खड़ा ना हो सके। मुकुल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। समीर सिकंदर ने एक लंबी सांस ली और अपनी उंगलियों से मेज पर धीमे धीमे प्रहार करने की कोशिश की और कहा, इस बार हमें सिर्फ सिंघानिया ग्रुप को खत्म नहीं करना, बल्कि उसे इस तरह मिटाना है कि कोई उसकी राख बिना समेट सके। मुकुल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी असमंजस था। लेकिन करेंगे क्या यार? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है? समीर कुछ कहने ही वाला था, तभी कमरे में एक अनजान साया दाखिल हुआ। उसके अंदर आते ही माहौल में एक अजीब सी नरमी बढ़ गई। मुकुल और समीर दोनों ने उसकी ओर देखा और एक पल में उनकी सांसें थम गईं। ये कोई और नहीं बल्कि रावत परिवार का सबसे बड़ा और अगला उत्तराधिकारी रणधीर रावत था। रणधीर रावत एक ऐसा नाम जो न सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी अपनी गहरी पकड़ रखता था। 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा शरीर और गहरी आंखें और चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक संजीदापन जो सामने वाले को बिना कुछ कहे ही डराने के लिए काफी था। उसकी चाल में एक ऐसा ठहराव था जिससे उसकी शक्ति और आत्मविश्वास झलक रहा था। मुकुल ने रणधीर की ओर देखा और उसके शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। वो समय आ चुका था कि आज यहाँ खेल बहुत बड़ा आने वाला था। समीर सिकंदर, जो खुद भी किसी से कम नहीं था, रणधीर के कमरे में प्रवेश करते ही तुरंत अपने घुटनों पर आ गया और सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। रणधीर हल्की मुस्कान के साथ समीर की ओर झुका और धीरे से बोला, खड़े हो जाओ समीर, हम यहाँ पर कोई औपचारिकता निभाने वाले नहीं, बल्कि एक बड़ा काम करने आए हैं। समीर धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी रणधीर का सम्मान झलक रहा था। मुकुल, जो अब तक स्तब्ध था, अपनी जगह से खड़ा हुआ और रणधीर की ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी उम्मीद नहीं थी रणधीर, लेकिन यह जानकर खुशी हुई कि तुम हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हो। रणधीर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। उसने धीरे से कहा, मुकुल, मैं लड़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं सिर्फ खेल जीतने में दिलचस्पी रखता हूँ। और अगर तुम मेरी शर्त मानने को तैयार हो तो यह जंग तुम्हारी नहीं मेरी होगी। मुकुल के माथे पर शिकन आ गई। शर्तें? रणधीर मुस्कुराया, लेकिन उसके मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने धीमे स्वर में फिर कहा, सिंघानिया ग्रुप को खत्म करने के लिए हमें सिर्फ बाहुबल नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारी पिछली चालें इसलिए फेल हुई क्योंकि तुमने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। इस बार हम उन्हें तोड़ेंगे, बर्बाद करेंगे, फिर अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर करेंगे। समीर और मुकुल अब पूरी तरह रणधीर की बातों में डूब चुके थे। रणधीर ने एक हल्का विराम लिया और फिर आगे कहा, युवराज सिंघानिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? समीर तुरंत बोला, उसका बिजनेस और दौलत। रणधीर ने सिर हिलाया, नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका परिवार और उसके अपने लोग। जब कोई इंसान अपनों को उससे धोखा खाता है तभी वो टूटता है। हमें युवराज के सबसे करीबी लोगों को उसके खिलाफ करना होगा, उसे उसके ही घर में बेगाना बनाना देना होगा, और जब वो अपने ही छत के नीचे असुरक्षित महसूस करेगा तब हम उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मुकुल की आंखों में चमक आ गई।
तुम्हारा मतलब है कि हमें सिंघानिया परिवार के भीतर ही फूट डालनी होगी? रणधीर मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास एक ऐसा पता है जो युवराज को जड़ से हिला देगा। समीर और मुकुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। रणधीर आखिरी किसकी बात कर रहा था? ऐसा कौन था जो युवराज के इतने करीब था और अगर वो उसके खिलाफ चला जाए तो सिंघानिया साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। रणधीर ने धीरे से अपनी कोट की जेब से एक फोटो निकाली और मेज पर फेंक दी। समीर और मुकुल ने झुककर उस फोटो को देखा और देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो, मुकुल हकलाते हुए बोला। रणधीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ये वही इंसान है जो हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, और जब दरवाजा खुल जाएगा तो सिंघानिया परिवार के नाश की शुरुआत भी हो जाएगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अब ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि अस्तित्व की बन चुकी थी। रणधीर रावत का यह खेल सिंघानिया परिवार को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाला था। मैरिटन होटल के पेंट हाउस में षड्यंत्र की गूंज तेज हो गई थी। रणधीर रावत ने अपना आखिरी पत्ता फेंकते हुए कहा, मेरा परिवार पूरे देश में सबसे बड़ा मार्शल आर्ट मुकाबला आयोजित कर रहा है। युवराज सीधे तौर पर इसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन जब हम उसके सब कुछ छीन लेंगे, उसका बिजनेस, उसकी ताकत, यहाँ तक कि उसका परिवार, तो उसे इसे वापस पाने के लिए इस मुकाबले में उतरना ही होगा, और इस मुकाबले में मेरे होते हुए उसका जीत पाना नामुमकिन है। मुकुल और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। मुकुल के चेहरे पर एक नई उम्मीद थी, जबकि समीर सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। रणधीर रावत जो कह रहा था उसमें गहरी चाल थी। समीर ने धीरे से पूछा, लेकिन युवराज को इस मुकाबले में उतरने के लिए मजबूर कैसे किया जाएगा? हमें तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो इसका विरोध न कर सके। रणधीर ने अपने उंगलियों से मेज पर हल्की थाप देते हुए कहा, युवराज अपनी ताकत, अपने अहंकार और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं। उसे तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके परिवार को उससे दूर करना होगा। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार ही है। जब वो देखेगा कि अपने परिवार ही उससे वाले दूर हो गए तो वो बिखर जाएगा, और जब वो खुद को अकेला महसूस करेगा तो हम उसे उसी मुकाबले में धकेल देंगे जिसे मैं और मेरा परिवार नियंत्रित कर रहे हैं। मुकुल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस योजना पर अमल में लाने के लिए इससे पहले युवराज के करीबी लोगों को अलग करना होगा। ये कैसे होगा? ये समझ नहीं आ रहा। रणधीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसके लिए हमें एक भव्य पार्टी आयोजित करनी होगी, और एक ऐसा जाल होगा जिसमें युवराज और उसके अपने खुद ही उसमें फंस जाएंगे। पार्टी में हम उसे विश्वास दिलाएंगे कि उसकी दुनिया अभी भी सुरक्षित है, लेकिन असल में हम उसकी दुनिया को उसके खिलाफ मोड़ देंगे। मुकुल और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर रणधीर की योजना को समझते हुए सिर हिलाया। समीर ने कहा, तो यह पार्टी कब और कहां होगी? रणधीर ने अपने जेब से एक सुनहरे रंग का निमंत्रण पत्र निकाला और मेज पर रखते हुए कहा, रावत परिवार की तरफ से इस शहर के सबसे बड़े होटल ग्रैंड रॉयल प्लेस में एक भव्य पार्टी आयोजित की जाएगी। इसमें बिजनेस जगत के सभी बड़े नामों को बुलाया जाएगा, जिसमें सिंघानिया परिवार भी शामिल होगा। पार्टी के दौरान हम धीरे धीरे युवराज को विश्वास तोड़ेंगे और उसके अपने को उसके खिलाफ करने का कदम उठा लेंगे। मुकुल ने संदेह भरी नजरों से कहा, और वो अगर पार्टी में आने से मना कर देगा तो? रणधीर ने ठहाका लगाया, युवराज सिंघानिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। जब वह सुनेगा कि रावत परिवार उसे बुला रहा है तो उसे अनदेखा नहीं कर पाएगा। वो खुद को सबसे ताकतवर मानता है, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे दिखाया जाए कि असली ताकत किसके पास है। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ये तो ठीक है। पार्टी के बाद हम उसे मार्शल आर्ट मुकाबले में धकेलेंगे, और जब वो हार जाएगा तब हम उससे सब कुछ छीन लेंगे। रणधीर ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, जब वो सब कुछ हार जाएगा तब मैं खुद उसे खत्म करने के लिए आगे आऊंगा। कमरे में साजिश का माहौल गहरा हो चुका था। रणधीर की योजना अब धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले चुकी थी। मुकुल और समीर ने अपने गिलास टकराए और आने वाले जंग के लिए खुद को तैयार करने लगे। क्या युवराज इस जाल से बच पाएगा, या रणधीर की योजना पूरी तरह सफल हो पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेईमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और आज त्योहार होली का है। आज होली के त्योहार पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और रंग बिरंगे रंगों की तरह आप अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही रंग भरते रहें। और अपनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करने के लिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए शेयर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 250वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्लान पूरा होने के बाद तीनों शराब पीने लगे। मुकुल ने पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा था। शराब और शबाब हर चीज मौजूद थी। कमरे में धुआं फैला हुआ था और उनकी हंसी की गूंज षड्यंत्र की सफलता का संकेत दे रही थी। वे अपने नापाक इरादों में पूरी तरह से खो चुके थे।
उधर सिंघानिया हाउस के आंगन में युवराज टीना के साथ खड़ा था। अब वे पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन इस बंधन में प्यार की कोई गुंजाइश नहीं थी। युवराज की आंखों में टीना के लिए कोई एहसास नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, माही और माही। जब उसने माही से शादी की थी तो खुशी से उसका मन झूम गया था, लेकिन आज वही खुशी उससे कोसों दूर थी। उसके होठों पर जो मुस्कान थी, अब बस वो एक उसकी मजबूरी बनकर रह गई थी। चारों तरफ रिश्तेदार और परिवार के लोग उन्हें ऐसे घेर कर खड़े हुए थे। हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा था, लेकिन युवराज के कानों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। उसके भीतर अजीब सा सन्नाटा था और एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी नहीं भर सकता था। तभी उसके फोन की नोटिफिकेशन बजी। ट्रिंग टिंग। युवराज चौंक गया। उसने झुंझलाते हुए फोन निकाला। इस वक्त किसका मैसेज आया है? उसने धीरे से बड़बड़ाया। जैसे उसने मोबाइल स्क्रीन देखी, उसकी भौहें सिकुड़ गई। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से वीडियो मैसेज आया था। ये क्या हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। जिज्ञासा में उसने वीडियो प्ले कर दिया। जैसे वीडियो की पहली झलक उसकी आंखों के सामने आई, उसका चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। युवराज की सांसें तेज हो गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और विश्वास से वो स्क्रीन को घूरने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसका गला सूखने लगा। जैसे जैसे वीडियो आगे गया, उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ने लगा और मुट्ठियां भींच गई। माही, वो बुदबुदाया और उसके अंदर एक तूफान खड़ा हो गया था। आत्मा चिल्ला रही थी कि यह सच नहीं हो सकता। उसकी माही उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। ये झूठ होगा, ये कोई साजिश होगी। लेकिन जैसे जैसे वीडियो खत्म हुआ, एक नई भावना उसके भीतर घर करने लगी थी। माही, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? उसकी आवाज कांप रही थी और गुस्सा और दर्द हर बेबसी के साथ एक नई भावना उमड़ आई थी। अगर माही उस वक्त उसके सामने होती तो उसे पूछता कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। युवराज की आंखों में अब नफरत के गहरे साए सरने लगे। उसने फोन को जोर से पकड़ लिया और गुस्से में अपनी सांसें भर ली। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था तो आज से मुझे भी तुम पर कोई भरोसा नहीं। आंखों में अब प्यार की जगह सिर्फ दर्द और क्रोध था। वो माही को अब भी चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर एक अलग ही आग जलने लगी थी, विश्वासघात की आग। अंधेरी रात के साए में अनजाने दर्द छुपे हुए थे और आज की रात कुछ ऐसा ही था। अंजलि अभी भी सिंघानिया हाउस के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और आंखों में गहरी चमक थी, मानो वो किसी बड़े खेल की तैयारी कर रही हो। ठंडी हवा उसके लंबे बालों के चेहरे को बिखेर रही थी, लेकिन वह बेफिक्र थी। उसके मन में एक अलग ही ख्याल घूम रहा था। अंजलि के हाथों में वो सारे सबूत थे जो टीना को बेनकाब करने के लिए काफी थे। उसने अपनी जेब में से रखे छोटे से पेनड्राइव को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसमें सारे राज कैद थे और अंजलि की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो जान चुकी थी कि टीना ने युवराज के साथ क्या क्या किया था। उसने अपने ड्राइवर को आदेश दिया, ड्राइवर, गाड़ी कपूर मैंशन की तरफ ले चलो। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन उसके मन में एक तीव्र सा तूफान उठ गया था। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, अंजलि की उंगलियां उस पेनड्राइव पर घूमने लगी और आंखों में कई योजनाएं उमड़ने लगी। अब देखती हूं टीना, तुम कब तक इस झूठ को छुपा कर रख पाती हो, उसने खुद से ही कहा। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि जब युवराज को सारी सच्चाई पता लगेगी तो क्या होगा। कपूर मैंशन पहुंचने तक अंजलि ने अपनी पूरी चाल को तैयार कर लिया था। टीना, जो अभी भी सिंघानिया हाउस में थी, अब भी अंजलि की बातों को लेकर घबरा रही थी। वो युवराज को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसे जब यह पता चला कि अंजलि ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस अंधेरे में साजिशें जन्म ले रही थी। अब देखना यह था कि यह जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो यह जंग कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उधर दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर आदित्य और शिवानी बेचैनी से खड़े थे। रात की ठंडी हवा में मौजूद उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। राधिका की स्थिति ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर सुनंदा पूरी तल्लीनता से अपनी प्लास्टिक सर्जरी कर रही थी। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी और बाहर खड़े आदित्य और शिवानी की धड़कन उसी बत्ती की रोशनी के साथ तेज हो रही थी। आदित्य के लिए राधिका सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी बहन रीना से भी बढ़कर थी। और राधिका कोई तकलीफ को अपनी तकलीफ मानता था। हर बार जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते तो उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता। उसकी आंखों में चिंता और गहरे बादल थे, जिनमें भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। शिवानी भी परेशान थी, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ राधिका के लिए नहीं थी। वह आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरों को साफ देख रही थी और उंगलियों को बार बार एक दूसरे को मरोड़ रही थी। आंखों में बेचैनी के साथ वो चाहकर भी आदित्य को सांत्वना नहीं दे पा रही थी। वो जानती थी कि जब तक राधिका ठीक नहीं हो जाती, आदित्य की बेचैनी खत्म नहीं होगी। आईसीयू के दरवाजे के इस पार डॉक्टर सुनंदा अपनी टीम के साथ सर्जरी में जुटी हुई थी।
उनके माथे पर भी पसीने आ गए थे, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और ये सर्जरी आसान नहीं थी। राधिका के चेहरे की त्वचा बुरी तरह से झुलस चुकी थी। हर एक टांका उसे पुराने घावों से निकालकर नई पहचान देने वाला था। उनकी टीम एक एक करके फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। राधिका की सांसें मशीन के सहारे चल रही थी और हद बीतते पल के साथ डॉक्टर की चुनौती बढ़ती जा रही थी। आदित्य और शिवानी की उम्मीदें डॉक्टर सुनंदा पर टकी थी। हर बीतता सेकंड उन्हें युगों जैसा महसूस हो रहा था। आईसीयू के बाहर हर गुजरती घड़ी उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। डॉक्टर सुनंदा, जो इस फील्ड में पिछले 15 सालों से लगी हुई थी, एक अनुभवी सर्जन थी और उसके हाथों की कमाल की कुशलता थी। उनके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। राधिका के हालात लगातार नाजुक होती जा रही थी। सुनंदा ने अपनी टीम को निर्देश दिया, हम सबसे पहले एयरवे को साफ करेंगे ताकि उसकी सांसें सामान्य हो। ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर बनाते रहिए और हार्ट रेट पर भी ध्यान रखें। एनेस्थीसिया एक्सपर्ट ने राधिका की बेहोशी की गहरी अवस्था में डाल दी। डॉक्टर सुनंदा ने धीरे धीरे उसके चेहरे की डैमेज त्वचा को जांचना शुरू किया। उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेंस से त्वचा की गहराई से जांच की और अपने सहायक से कहा, हम ग्राफ्टिंग प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। जल्द ही त्वचा को हटाकर नई त्वचा ट्रांसप्लांट करनी होगी। हमें सटीकता से काम करना होगा ताकि उसके चेहरे को स्ट्रक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। सर्जरी के दौरान डॉक्टर सुनंदा ने पहले टिश्यू को हटाने का कार्य किया। डॉक्टर सुनंदा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने स्केलपेल आगे बढ़ा दिया। उन्होंने स्केलपेल के बहुत ही बारीकी से त्वचा के प्रभावित हिस्से को हटाना शुरू किया ताकि वहां कोई त्वचा ग्राफ्ट रखी जा सके। उनकी टीम लगातार राधिका के वाइटल सिग्नल्स की निगरानी कर रही थी। ब्लड प्रेशर स्थिर है, एक नर्स ने रिपोर्ट दी। अच्छा, हम अब नए टिश्यू को लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, डॉक्टर सुनंदा ने कहा। उन्होंने बायोप्सी की तैयारी कर टिश्यू ग्राफ्ट को धीरे धीरे उनके चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। उसे सर्जरी के टालकों से सावधानी पूर्वक सील भी कर दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे का समय लग रहा था। बाहर आईसीयू के दरवाजे पर ठीक सामने आदित्य और शिवानी अधीरता से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। आदित्य की आंखें बेचैनी से भरी हुई थी। वो बार बार घड़ी की ओर देखता और फिर ऑपरेशन थिएटर की लाल जलती हुई बत्ती की तरफ। शिवानी ने धीरे से उसकी हाथ पकड़ लिया और कहा, आदित्य घबराओ मत, डॉक्टर सुनंदा बहुत अनुभवी हैं और वो राधिका को कुछ नहीं होने देंगे। आदित्य ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे विश्वास है, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आती मेरा दिल शांत नहीं होगा। राधिका सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर सुनंदा बाहर निकली। आदित्य और शिवानी तुरंत उनके पीछे दौड़े। राधिका कैसी है डॉक्टर? आदित्य ने बेसब्री से पूछा। डॉक्टर सुनंदा ने अपने दस्ताने उतारे और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा। हमने उसके त्वचा पर ग्राफ्ट लगा दिया है और अब उसे रिकवरी के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें उसे इन्फेक्शन से बचाना होगा। आदित्य और शिवानी ने राहत की सांस ली। शिवानी की आंखों से आंसू आ गए, जबकि आदित्य ने अपने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। क्या हम उसे देख सकते हैं? शिवानी ने धीरे से पूछा। अभी नहीं, उसे होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। जब वह स्थिर हो जाएंगी, जब आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल आप दोनों आराम कर लीजिए, डॉक्टर सुनंदा ने सलाह दी। आदित्य ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गया। उसके मन में अभी भी हल्की घबराहट थी, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण भी दिख रही थी। राधिका जरूर ठीक हो जाएगी, ये सोचते हुए उसने शिवानी की ओर देखा, जो भीगी आंखों से उसे दिलासा दे रही थी। राधिका की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था, जिसमें दर्द तो था लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। क्या होगा अब आगे? क्या करेगी राधिका और कौन है ये राधिका? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।